हम्म। हम्म। चलिए। हम्म। हम्म। राइटिंग प्रैक्टिस करो। हम्म। देखिए चलिए। हम्म। हम्म। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिजिकल पॉलिसी पे आते हैं, है ना, फिजिकल पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस। ठीक, फिजिकल पॉलिसी अपन ने देख ली थी क्या? स्टार्ट करना था। देखिए, अभी नहीं देखी थी, है ना। तो फिर जैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के जैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, वैसे ही फिजिकल पॉलिसी काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कौन आ जाता है पिक्चर में? आरबीआई आ जाता है ना। आरबीआई क्या कर रहा है? मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो वो हो गई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जब गवर्नमेंट, है ना, भारत की सरकार जो है, वो क्या करे? मनी के कंट्रोल को फ्लो कर या मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है। उसके लिए जब वो पॉलिसीज बनाती है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी फिजिकल पॉलिसी कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी फिजिकल पॉलिसी कहलाएगी। ठीक है, एम क्या हो जाएगा? एम यही हो जाएगा कि हमें क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लानी है ना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। हाँ जी, फिजिकल वाली पॉलिसी। नहीं, इन्वेस्टमेंट में नहीं, इसमें सरकार के द्वारा कोई भी स्टेप बनाया है, कोई भी स्टेप लिया जा रहा है। जैसे आरबीआई के द्वारा कोई भी स्टेप लिया जा रहा है, किसको? मार्केट को कंट्रोल करने के लिए या मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह से सरकार अगर कोई भी काम कर रही है, गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, किसको कंट्रोल करने के लिए? मनी के कंट्रोल को, मार्केट में जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल पॉलिसी कहलाएगी। ठीक है, अब फिजिकल पॉलिसी में जो है, फिजिकल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है, इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी लेकर आना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक, और जो इनइक्वालिटी है इनकम में उसको कम करना है। तो ये सारे कामों को करने के लिए सरकार क्या करती है? कुछ स्टेप्स लेती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसीज। ठीक, जिसमें एक बजट जो है, अपना एक बजट, सरकार बजट भी लेकर आती है। तो बजट मेकिंग भी क्या है? एक प्रकार की फिजिकल पॉलिसी ही हुई, है ना। सरकार बजट लेके आ रही है, तो बजट में ये सारी चीजें होती है कि हम जो है आर्थिक विकास करेंगे, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये सारी चीजें भी वो लेकर आती है बजट में। ठीक है ना। चलिए, अब फिजिकल पॉलिसी में जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका पब्लिक इनकम, है ना, या सॉरी, पब्लिक इनकम नहीं, हाँ, पब्लिक इनकम। ठीक है ना। अब सरकार की जो इनकम होती है, सरकार की जो इनकम होती है, सरकार की इनकम का जो मेन सोर्स होता है, क्या होता है आपका? वो होता है टैक्स, है ना। टैक्स के अलावा, इसके अलावा और भी होते हैं कुछ सोर्सेस, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, है ना। फिर सरकार जो है और अपने हम कह सकते हैं कि खर्चा वगैरह करने के लिए क्या करती है? लोन्स वगैरह भी लेती है ना, बोरिंग करती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें सबसे मेन कौन सा है? सबसे मेन है आपका टैक्स वाला सिस्टम। अगर टैक्स बढ़ेगा, अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है, तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सरकार टैक्स अगर बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। कैसे? है ना। तो, है ना, तो सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगी तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। अब सरकार चाहती है कि महंगाई जो है, सॉरी, इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, है ना। सरकार चाहती है कि जो है
हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो और मार्केट में पैसा फ्लो हो, मार्केट में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, तो सरकार क्या करेगी? टैक्स को कम करने लगेगी, है ना, करों में कमी लेकर आएगी। ठीक, उसी के साथ साथ जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चे। ठीक है, अब सरकार अलग अलग प्रकार के खर्चे करती है, जैसे भाई लोगों की सैलरी बढ़ा दिया, है ना, सरकार ने कोई नई न्यू स्कीम लेकर आई, जैसे लाडली बहना योजना और दूसरी प्रकार की योजना है, जिससे उनके पास क्या आ गया? पैसा आ गया। तो सरकार अपने क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर कर रही है। अब सरकार जब एक्सपेंडिचर करेगी, सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेगी, तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सरकार खर्चा करेगी तो ऊपर जाएगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। सरकार अपने खर्चे कम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, है ना, महंगाई नीचे आ जाएगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ये? आगे बढ़े, चलिए। फिर एक और चीज लेकर आती है सरकार, जिसको हम बोलते हैं घाटे का बजट या डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट बजट का मतलब क्या होता है कि जब सरकार के पास इनकम नहीं है ना, जितनी इनकम है उससे ज्यादा वो क्या कर दे? एक्सपेंड कर दे, उससे ज्यादा वो खर्चा कर दे। ठीक, जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा वो जब खर्चा कर दे तो वो क्या हो जाएगा? डेफिशिएट हो जाएगा। ठीक, अब इसको पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आएगी। ठीक, तो वो क्या करेगी? सबसे अच्छा तरीका उसके पास क्या है? सबसे सरल तरीका कि आरबीआई से वो लोन ले ले, है ना। तो जब हम कह सकते हैं कि जब सरकार घाटे का बजट लेकर आती है, यानी बजट जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा खर्चा कर रही है और लोन लेकर उसको पूरा कर रही है, तो इसके जो है फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदा क्या होगा कि सरकार जब जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रही है, यानी कि कहीं से वो पैसे अरेंज करेगी, कहीं से वो पैसे अरेंज करके मार्केट में डालेगी, है ना कहीं खर्च करेगी। जैसे मान लीजिए सरकार ने योजना लेकर आई, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स लेकर आई, अब उसके पास पैसा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उस स्कीम्स को लॉन्च कर दिया है। अब उस स्कीम के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके, उधार लेकर यहाँ वहां से पैसे अरेंज करके उसको मार्केट में डाल रही है। तो मार्केट में क्या आ गया? पैसा आ गया। जब मार्केट में पैसा आ गया तो जो रिसेशन चल रहा है या हम कह सकते हैं मंदी चल रही है, वो क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी, क्योंकि लोगों को पास पैसा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लाडली बहना योजना है ना, तो भाई अभी 1200 1500 2500 दे रहे हैं, कहाँ 5 हजार 10 हजार देने लगेंगे, तो लोगों के पास अचानक से पैसा आ जाएगा। जब अचानक से पैसा आ जाएगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करने लगेंगे, मंदी खत्म होने लगेगी। ठीक है, दूसरा जो है डेवलपमेंट बढ़ेगा। डेवलपमेंट कैसे बढ़ सकता है कि सरकार ने मान लीजिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई, है ना, कि हम बिजनेस लगाने के लिए लोन देंगे, है ना, हम एमएसएमई के लिए लोन देंगे। ठीक है, हम जो है स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए लोन दे रहे हैं, तो या स्कूल कॉलेजेस वो खुद खोल रही है, तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका जो डेवलपमेंट है वो होने लगेगा। नुकसान इसके क्या है? नुकसान इससे ये क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा आने लगेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज, सरकार को भाई सरकार ब्याज से हम कह सकते हैं उधार से पैसा लेकर आई है, उधार से पैसा लेकर आई तो कहीं ना कहीं उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इस बार नहीं चुकाना पड़ेगा लेकिन अगली बार तो देना ही पड़ेगा, है ना। इस बार उधार लेकर आएगा, काम चल गया, लेकिन अगली बार तो उसको ब्याज सहित रिटर्न करना है। तो सरकार के ऊपर क्या होता है? ब्याज का बोझ बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया, आगे बढ़े। फिर होता है आपका क्या? डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जब सरकार क्या करे? अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या ले ले? लोन ले ले, है ना। उसी के साथ साथ सरकार जो है इसके अलावा और भी दूसरे काम करती है, जिसके आधार पर वो क्या करती है? अपने जो उसने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया है उसको पूरा करने के लिए। जैसे सबसे आसान तरीका क्या है? नोट छाप दिए जाए उतने के, है ना, सबसे सरल तरीका क्या है? नोट छाप दो। दूसरा तरीका क्या है? जो है विदेशों से ऋण ले लो, है ना, आईएमएफ के पास चले आओ, वर्ल्ड बैंक के पास चले आओ, उससे आप लोन ले लीजिए। तीसरा तरीका है जो इंटरनल है, उनसे लोन लीजिए, है ना। आंतरिक रूप से लोन लेने का मतलब है कि आरबीआई के पास चले आओ, ठीक है, या जैसे सरकार के द्वारा आपने सुना होगा किसान विकास पत्र, है ना, या इस प्रकार के कोई हम कह सकते हैं कि विकास पत्र या इस प्रकार के बॉन्ड या इस प्रकार की कोई स्कीम ले आए, जिससे मार्केट से वो क्या कर रही है? पैसा उठा रही है कि भाई लोग इसमें पैसा डालो, 10 साल बाद हम आपको इतना देंगे या 5 साल बाद हम इतना देंगे। तो सरकार की योजना में लोग पैसा डालने लग रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उनको लौटाना है, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? लोन हो गया। तो इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, अब हाँ जी, हाँ, लेकिन उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन
तेजी से बढ़ेगा। जैसे नए नोट छाप के आप डाल दोगे तो तेजी से महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, अब उसको फिर नोट की वैल्यू, हाँ जो करेंसी है, करेंसी की वैल्यू डाउन होने लगेगी। हाँ वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1990 है ना, 1 अप्रैल 1997 से पहले क्या चलता था, वो चलता था एडॉक ट्रेजरी बिल, है ना। एडॉक ट्रेजरी बिल में क्या होता था, सरकार क्या करती थी कि आरबीआई से पैसा ले लेती थी, लोन ले लेती थी और बोलती थी कि तुम इस हिसाब से जो है पैसे छाप लो अपने हिसाब से, है ना, इतना पैसा हमको दे दो नोट छाप कर। ठीक है, बदले में वो एडॉक ट्रेजरी बिल जारी कर देते थे। अब इसको क्या किया 1997 से बंद कर दिया गया, है ना, 1 अप्रैल 1997 से इसको बंद कर दिया गया। इसमें सिस्टम कैसा, हाँ है ना, हाँ हाँ इसी, हाँ तो इसीलिए क्या होता था, इसको 1997 के साथ बंद कर दिया, क्योंकि हो क्या था, इससे अचानक इन्फ्लेशन आ जाता था। और दूसरा होता क्या कि आने वाली सरकारें, है ना, जैसे मान लीजिए अब मालूम है कि भाई 5 साल हमारा पूरा होने वाला है, आने वाली हाँ हालत खराब हो जाएगी है ना। तो है ना, तो इससे क्या होता था, अचानक इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता था ना, इसके कारण जो है इसको 1997 में अपन ने बंद कर दिया। ठीक है, दूसरा चीज क्या है जो है, अगर नोट छापकर हम अपनी चीजों को रिकवर कर रहे हैं ना, नोट छापकर जब भी सरकार अपने घाटे को पूरा करने का प्रयास करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, मोनेटाइज्ड डेफिशिएट। अपन करते थे ना, 1997 तक अपन यही कर रहे थे, बहुत सारे यही होता था। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, है ना, तो हमने ये फाइनेंशियल जो है आपका क्या देख लिया, फाइनेंशियल सॉरी फिस्कल पॉलिसी देख ली, है ना। अब अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, दोनों को कंपेयर करके देख ले, तो फिस्कल पॉलिसी में कौन आ जाता है आपका मेन पिक्चर में, सरकार आ जाती है। ठीक है, और वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर रही है, ज्यादातर बजट बनाकर, है ना, बजट के हिसाब से वो चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। वहीं जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन आ जाता है पिक्चर में, आपका आरबीआई आ जाता है। उसके बाद जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी का डायरेक्ट जो है इंपैक्ट देखने को मिलता है ना, डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा जैसे ही बजट आ जाता है ना, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, शेयर मार्केट से लेकर हर चीज ऊपर नीचे हो जाती है। वहीं लेकिन जब हम आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं तो इसका इंपैक्ट ज्यादा डायरेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो कवरेज है किसका, आपका फिस्कल पॉलिसी का, वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों ही जगह पे आपको देखने को मिलता है ना। सरकार ने मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिया है, घटा दिया है, सरकार ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, कम कर रही है, ठीक, तो उसका डायरेक्ट जो है हर एक व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर अगर बजट बना रही है भारत की सरकार तो हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका जो है आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम आरबीआई की बात करते हैं, है ना, आरबीआई जो भी काम कर रही है उसका इंपैक्ट कहां देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स हैं, है ना, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, बैंकिंग हो गए, वहीं पर आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद इसका जो इंपैक्ट है वो क्या होता है, इमीडिएटली होता है, किसका, फिस्कल पॉलिसी का। जैसे ही सरकार ने बजट लाई, सरकार ने कहा कि कल से जो है आपको टैक्स हम 2% बढ़ा रहे हैं या 20% बढ़ा रहे हैं, ऑटोमेटिकली तुरंत उसका इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है उस मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट आने में समय लग जाता है। ठीक है, चलिए, ज्यादा ये क्या है, इफेक्टिव है, और ये जो है लेस इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है। चलिए समझ में आ गई सारी चीजें, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी भी समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। क्या चीज,
मार्केट में बढ़ाना, थोड़ा सा टाइम लगता है, हो जाता है। ये कैसे इफेक्टिव, वो इफेक्टिव कैसे इफेक्टिव हो गया। चलिए। ओनली ऑर्गेनाइज और ये क्या ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज का समझ, हाँ, फिस्कल पॉलिसी में ऑर्गेनाइज ना, फिस्कल पॉलिसी में जैसे सरकार ने टैक्स बढ़ाया, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सभी के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइज अरे जैसे भाई सरकार ने वो, अरे टैक्स जरूरी थोड़ा है कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ाए, इनडायरेक्ट टैक्स अगर जीएसटी बढ़ा दिया, कौन पे कर रहा है जीएसटी, जीएसटी किसके ऊपर लगता है इसकी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है ना। है, और ये लोग तो पे, चलिए और दूसरी तरफ से देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि हम मनरेगा का बजट बढ़ा रहे हैं, तो तब तो बढ़ेगा ना, तब तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर हो इनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सभी के ऊपर आएगा। सरकार कह रही है कि हम लाडली बहना योजना में अब पैसा बढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी बढ़ जाएगा, है ना। चलिए क्लियर हुआ। चलिए, जय हिंद जय भारत। चलिए, अब इंडिया में जो बजट बजट सिस्टम है उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बजट के बारे में बात करें, है ना। जैसे आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि बजट जो है शब्द एक फ्रेंच शब्द है बूजे, वहां से निकल के आता है बजट, है ना। बजट जो है बूजे का, जिसका अर्थ होता है आपका एक चमड़े का बैग, ठीक, वहीं से शब्द निकल के आया बजट। फिर उसके बाद जो पीएम आपके ब्रिटिश पीएम थे, सॉरी ब्रिटिश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो बजट जो है चमड़े के बैग में लेकर आए, तो वो तब से वो बजट हो गया, है ना। उसके बाद भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो सबसे पहले बजट लेकर आए थे, ठीक है, वो कौन लेकर आए थे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1860 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कौन, जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन लेकर आए थे, वो क्या थे आपके फाइनेंशियल मेंबर, है ना, वित्तीय सदस्य थे। उसके बाद भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले कौन आए, आर के षणमुखन चेट्टी, इनका नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले भारत में, है ना, स्वतंत्रता के बाद जो बजट रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, आपके आर के षणमुखन चेट्टी के द्वारा। हाँ, ये उस समय के, हाँ, पहले फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, ठीक है, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने 26 नवंबर 1947 को देश का बजट रखा, ठीक। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, है ना, और हम कह सकते हैं कि हमारा गणतंत्र वगैरह लागू हो गया, उसके बाद जो सरकारें वगैरह बनी, है ना, उस समय जो है पहले जो आपके हम कह सकते हैं कि वित्त मंत्री बने, कौन बने, हाँ, रिपब्लिक के बाद, रिपब्लिक होने के बाद जो है कौन आए आपके, जॉन मथाई आए। जॉन मथाई ने 1950 के लगभग आपका देश का बजट रखा। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो बजट हम कह सकते हैं कि रखने वाले कौन है आपके, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है आपके जवाहरलाल नेहरू सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो सबसे ज्यादा बजट सबसे बार हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा बार उन्होंने ही बजट रखा, लगभग 10 बार। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर पी चिदम्बरम आते हैं, तो पी चिदम्बरम ने लगभग 8 बार रखा है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले जो है बजट रखने वाली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी, है ना, इंदिरा गांधी थी। उन्होंने जो है 1970 के लगभग बजट रखा था। अगर हम पूर्णकालिक रूप से देखें, यानी पूरी तरह से जो एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में ही पूरी काम कर रही है, वो है कौन, आपकी निर्मला सीतारमण, है ना। तो दूसरी महिला हम कह सकते हैं जिन्होंने बजट रखा, वो कौन हो गई, निर्मला सीतारमण, ठीक, जो पूर्णकालिक पूरी तरह से क्या है आपकी फाइनेंशियल मिनिस्टर है। उसके बाद 2019 में हमने क्या किया, बजट का नाम चेंज करके क्या कर दिया, बही खाता, ठीक है। 2000, हाँ 2000 बात, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है आपका, कौन सा आर्टिकल है ना, कौन सा है, 1+1 = 2, एक और एक जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, बजट है हमारा, ठीक। तो बजट के बारे में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है आपके बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है, बजट शब्द प्रयोग उसमें नहीं हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद
जो है 2019 में हमने क्या कर दिया, बजट का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी आई, तो उन्होंने भी जो है थैले की जगह जो है वेलवेट का कह सकते हैं एक थैला वो यूज किया है ना, चमड़े का हम यूज नहीं करेंगे, और उसकी जगह जो है उन्होंने एक उसमें कहते हैं वेलवेट का पेपर में ऐसा लपेट कर, पेपर कह सकते हैं या कपड़े है ना, एक बढ़िया मखमल के कपड़े में बढ़िया सुंदर सा लपेट कर वो लेकर आती थी। फिर उसके बाद जो है 2021 में अपन ने इसको क्या कर दिया, चीजों को डिजिटल कर दिया है ना, डिजिटल कर दिया। तो पहले अब वो टैबलेट लेके आती हैं। हम्म उसी में लपेट के लेके आती है ना, उसमें लपेट के बेहतरीन टैबलेट को लेकर आते हैं, ठीक है। तो 2019 से क्या नाम कर दिया अपन ने, 2019 से इसका नाम क्या हो गया है ना, 19 में क्या हो गया, बही खाता हो गया, और 21 में क्या हो गया, ये डिजिटल हो गया, ठीक है ना। चलिए लिखना है, बढ़े आगे। हाँ पीडीएफ दूंगा ना मैं। चलिए कुछ और, जैसे अगर हम बात करें कि सबसे हिंदी में जो है, हिंदी में इसको प्रिंट करना कब से चालू किया गया, 1955-56 से है ना, 1955-56 में जो है हमने इसको हिंदी में प्रिंट करना चालू किया। इसका मतलब इसके पहले पूरा बजट किस में प्रिंट होता था, आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में प्रिंट होता था। उस समय वित्त मंत्री थे कौन, सीडी देशमुख थे, है ना। तो सीडी हम कह सकते हैं सीडी देशमुख थे, जिनके हिसाब से जिन्होंने क्या किया, आपके हिंदी में प्रिंट करना चालू किया। 1992 है ना, 1992 के समय अगर हम बात करें तो 1992 में जो है इसका टेलीविजन पर प्रसारण चालू हुआ ना, 1992 से टीवी में बजट दिखाने लगे। उसके बाद इसके पहले तक मतलब 2017-18 के पहले तक अगर हम बात करें तो बजट दो प्रकार के होते थे, एक होता था रेल बजट और दूसरा होता था आम बजट, ठीक। रेल बजट पहले आ जाता था, पहले रेल मंत्री जो है वो अपना रेल बजट दे देते थे, उसके बाद जो है आम बजट आया करता था। 2017-18 में अपन ने इसको क्या कर दिया, एक साथ मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया अपन ने, है ना, रेल बजट और आम बजट को, कि रेल बजट अलग रेल मंत्री दे रहे हैं, आम बजट जो है फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर आम बजट दे रहे हैं, ये सारी चीजों को खत्म करके एक साथ कर दिया गया, ठीक है। 1994 में है ना, 1995 में सबसे पहले जो है सर्विस टैक्स आया, ठीक है। तो सबसे पहले सर्विस टैक्स 1995 से जो है लगना चालू हुए। सर्विस टैक्स में हम बात करें तो शुरुआत में जो है टेलीफोन हो गया, स्टॉक ब्रोकिंग हो गई, है ना, उसके बाद आपका जनरल इंश्योरेंस हो गए, इनके ऊपर जो है सर्विस टैक्स लगाने चालू किए। फिर बड़ा समय समय के हिसाब से सरकार ने अलग अलग समय में क्या किया, इसको घटाया और बढ़ाया, है ना। ये तो अपन ने शायद पहले भी देख चुका है कि मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार क्या किया है, आपका बजट पेश किया है। कौन, फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, ये पूरे जो हम कह सकते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ये रहे हैं, इसलिए 10 बार इन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद 77 के बाद है ना, 90 है ना, 77 के बाद जो है लगभग 77 के बाद जो है वो बनते हैं आपके मिनिस्टर बनते, पीएम बनते हैं, है ना, प्रेसिडेंट। हाँ तीन चार बार हो, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब बजट के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। बजट के अलग अलग प्रकार का मतलब होता है, जैसे एक होता है आपका कौन सा, आपका ट्रेडिशनल बजट, है ना। ट्रेडिशनल बजट कौन सा बजट कहलाता है, जिसमें हम सिंपली जो है जो इनकम हो रही है और जो एक्सपेंडिचर है उसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल चीज है कि भाई हमारे पास इतना पैसा आएगा और इतना हम खर्चा करेंगे, ये कहलाता है आपका क्या, ट्रेडिशनल बजट। ट्रेडिशनल बजट के बाद हम बात करते हैं, एक और बजट आता है जिसको हम बोलते हैं आपका परफॉर्मेंस बजट, है ना, जिसको हम बोलते हैं आपका कार्य निष्पादन बजट या निष्पादन बजट, ठीक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ लेखा जोखा ये नहीं कर रहे कि हमारे पास कितना पैसा आएगा कितना पैसा खर्च होगा, इसमें हम ये भी देखते हैं कि उस पैसे से कितना काम हुआ, है ना, कितना काम हुआ या कितना काम होगा, इन सारी बातों को भी जब हम ध्यान रखते हैं, ठीक, तो ये क्या कहलाता है आपका परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट को हमने भारत में 1968 से जो है उस हमारे बजट में ऐड करना चालू किया कि हम बजट के साथ साथ मतलब इतना पैसा आएगा इतना पैसा जाएगा, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ परफॉर्मेंस को भी ऐड करेंगे कि कहां पर किस
कौन सा सेक्टर है, किस में कितनी परफॉर्मेंस हो रही है या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, कि अगर हम इसमें 1000 करोड़ डालेंगे तो क्या परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगी, पिछली बार हमने 800 करोड़ दिया था तो क्या परफॉर्मेंस देखने मिली। तो इस प्रकार से जो अब हम परफॉर्मेंस को भी इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद एक होता है कौन सा, जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी आइटम है उन सारे आइटम को अपन कंसीडर कर लेते हैं जीरो। ठीक है, जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जरूरतें क्या है। ठीक, 1987 और 88 से हमने जीरो बेस्ड बजट चालू किया। जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बाहर रह रहे हैं, आपके घर वाले हर साल क्या कर रहे हैं, सॉरी हर महीने मान लीजिए आपके घर वाले 10,000 रुपए आपको दे रहे हैं। ठीक है, हर महीने आपको जो है घर से 10,000 रुपए आ रहे हैं। अब घर वालों को मालूम है कि इसका खर्चा 10,000 रुपए हर महीने है। ठीक, लेकिन जीरो बेस बजट में हम क्या करते हैं कि हर महीने आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो है पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आखिर मुझे कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा करना है। हर महीने वो आपको 10,000 नहीं देंगे, हर महीने वो मान के चलेंगे तुम्हारा खर्चा जीरो है, अब तुम्हें बताओ कि तुम्हारा खर्चे क्या क्या है। ठीक है, तो हर महीने तुम क्या करोगे, पूरा डिटेल भेजोगे कि इतनी फीस देनी है, यहाँ देना है, वहाँ देना है, सारा खर्चा देना है, फिर उसके हिसाब से आपको फाइनेंस आएगा, है ना। तो इसको हम मानते हैं जीरो बेस बजट। ठीक, क्लियर हो गया जीरो बेस बजट भी। है ना। फिर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, आउटकम बजट। आउटकम बजट को हमने 2005 में भारत में लेकर आया। आउटकम भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके परफॉर्मेंस बजट जैसा ही है। ठीक है, लेकिन आउटकम बजट में क्या हो रहा है, आउटकम बजट में जो हम क्या कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है पूरा बजट नहीं बना रहा है, वो हर एक विभाग से, हर एक मंत्रालय से, हर एक मिनिस्ट्री से क्या मांग रहा है, आप अपना बजट दीजिए। ठीक, उसका क्या आउटकम है, किस प्रकार से आप खर्चा करोगे, कहाँ खर्चा करोगे, कितना खर्चा करोगे, पिछली बार का क्या था, इस बार का क्या है, क्यों खर्चा करना है, पूरा आप एक बजट बना के दीजिए। फिर उन सारे बजट्स को समराइज करके जो है आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं आउटकम बजट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, फिर उसके बाद एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग को भी जो है सबसे पहले ये कहां पे आया था, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में चालू हुआ 2005-6 के लगभग, है ना। जेंडर बजट के हिसाब से अगर हम बात करें तो जेंडर बजट में क्या होता है, जेंडर बजट का मतलब ये नहीं कि अलग से हम जो है फीमेल्स के लिए या महिलाओं के लिए अलग से कुछ अपन बजट बनाएं, बल्कि इसमें हम ये क्या करते हैं कि जो भी हम स्कीम्स वगैरह लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि उसमें महिलाओं के लिए उसमें क्या क्या काम किए गए और उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। ठीक, ये जेंडर बजटिंग कहलाती है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, है ना, वंदना योजना, मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, उसके बाद और कौन सी स्कीम्स है महिलाओं के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, और हेल्थ के लिए भी बहुत सारी है ना। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उसमें जो हमने बजट दिया है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो ये क्या हो गया आपके जेंडर बजटिंग। ठीक है भाई, इस स्टेट की स्कीम नहीं बात कर रहा मैं, सेंट्रल लेवल की स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ स्कीम्स कैसी, जैसे अगर हम बात करें लाडली बहना योजना की, तो लाडली बहना की वो तो स्टेट्स की हो गई, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्कीम्स क्या है, सेंटर वाली है, हेल्थ वाली है सारी, जैसे ना मातृत्व वंदना योजना, ये क्या है आपकी सेंट्रल लेवल की है। ठीक, अब इसमें जो महिलाओं के लिए खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, उसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए हमने कितना पैसा दिया, उसमें महिलाओं में जो है क्या ग्रोथ हुई, और खास तौर से जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको कम करने में हमने कितनी सफलता प्राप्त की। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे जेंडर बजटिंग की हम बात करें तो जेंडर बजटिंग को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या हो जाता है कि उन सारी स्कीम्स को हम देखते हैं जो डायरेक्टली महिलाओं के लिए बनाए गए हैं ना, सिर्फ डायरेक्टली महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, तो उनको देखते हैं। पार्ट बी में हम उन स्कीम्स को रख लेते हैं या उन खर्चों को रख लेते हैं बजट के अंदर जिनमें इनडायरेक्टली महिलाओं के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। जैसे मनरेगा की बात करें तो मनरेगा के लिए सरकार खर्चा कर रही है, अब उसमें महिला और पुरुषों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उसको भी हम स्टडी करके देख सकते हैं कि उससे महिलाओं को कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, एजुकेशन लेवल के लिए अगर मान लीजिए मिड डे मील स्कीम हो गई, तो मिड डे मील स्कीम में महिला और पुरुष के लिए कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका हम कह सकते हैं एक स्टडी करके देख सकते हैं कि उससे महिलाओं में कितना फायदा हो रहा है ना, और जेंडर इनइक्वलिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो इस प्रकार से जब हम बजट को देखते हैं, कुल मिला के महिलाओं के दृष्टिकोण से हम बजटों को देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आपका जेंडर बजटिंग हो जाएगी। याद रखिएगा, इसके लिए अलग से अपन कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब अलग से कोई खर्चा नहीं रखते कि महिलाओं के लिए इतना अपन को अलग से खर्चा करना ही है। जो स्कीम्स हैं उन्हीं को हम देखते हैं कि उसमें कितना फायदा हुआ महिलाओं के लिए, और जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी है, वो कितनी कम हुई। नहीं, वो इसी में आ गई ना, मैंने बताया ना, जेंडर बजटिंग जब अपन देखते हैं तो उसके 2 पार्ट कर लेते हैं। क्यों नहीं आएगी? किसके लिए? तो किस में आएगी? जेंडर बजटिंग में क्या कर रहे हैं अपन, महिलाओं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि सरकार ने जो बजट बनाया है, ठीक है, उसमें महिलाओं को कितना लाभ हुआ, है ना, महिलाओं को कितना लाभ हुआ, और जो ये लैंगिक असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी है, वो कितनी कम हुई। ठीक है, अब इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए फिर 2 भाग बना लेते हैं। एक उन स्कीम्स को देख लेते हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट कर रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, उनको स्टडी कर लेते हैं। कुछ कैसी होती है, इनडायरेक्टली होती है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली जैसे मैंने बताया, मनरेगा हो गई, है ना, मिड डे मील हो गई, उसको हम देख लेते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, तो उससे हमको पता चल जाता है कि महिलाओं के लिए कितना खर्चा हुआ और इनइक्वलिटी जो है वो कम हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, चलिए यहां तक स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अभी जो हम बात करें आपके 25-26 में, है ना, तो 25-26 में लगभग 5.1 लाख करोड़, है ना, जो है सरकार ने जेंडर इनइक्वलिटी या जेंडर बजटिंग के लिए रखा। मतलब डायरेक्ट अलग से नहीं रखा, विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स वगैरह निकाली सरकार ने, अलग अलग स्कीम्स निकाली, उसमें कितना आया, 5.01 लाख करोड़। पिछली बार से देखा जाए तो ये लगभग 11% जो है ज्यादा है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 1.55% जो है, सॉरी 11.55% जो है वो आपका ज्यादा है। पिछली बार ये था 4.49 लाख करोड़, ठीक है, इस बार कितना है, 5.01 लाख करोड़। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब अगर थोड़ा सा बजट को हम देखें, है ना, बजट जो है, बजट में मोटे मोटे तौर पर 2 चीजें होती है। हम कह सकते हैं कि पूरा जो बजट होता है वो 2 प्रकार का बजट होता है। ठीक है, एक कौन सा होता है आपका, रेवेन्यू बजट, और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल बजट। ठीक है ना, तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों को अपन अलग अलग करके देख लेते हैं, क्योंकि एक ही स्लाइड में अगर डालेंगे तो काफी वो हम कह सकते हैं कि पॉश पॉश टाइप का हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम इसको अलग अलग कर दिए, है ना। पहले रेवेन्यू बजट देख लेते हैं। बजट में क्या हो रहा है, आपके जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, उन दोनों को अपन देख रहे हैं, है ना, कि इनकम कितनी हुई और एक्सपेंडिचर कितना हुआ। इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पर अगर हम बात करें, है ना, तो क्या चीजें देखने को मिल रही है आपको। एक हो रही है आपकी किसमें, कहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। हाँ, सिस्टम में फाइनेंशियल आपके मतलब यूपीएससी में, यूपीएससी में तो है। ऐसा हो ही नहीं सकता, प्री में नहीं हो ही नहीं सकता भाई। हम्म, वो एक्सेट्रा दे दिया ना, उसी में बजट आ जाएगा। भाई वो बजट, बिना बजट का तो एक प्रश्न आता ही आता है यूपीएससी में हर बार ना। बजट हो गया आपका फाइनेंस, तो आप बजट को समझोगे कैसे। गवर्नमेंट बजटिंग उसमें क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में, मेंस में तो लिखा ही है ना गवर्नमेंट बजटिंग। ठीक है, तो देखो यूपीएससी में जब हम प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं चलता, एक ही साथ चलता है उसमें। ठीक है, चलिए
हम बात करते हैं आपके बजटिंग के सारे हिसाब से कि बजटिंग में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे हम बात कर रहे थे आपके रेवेन्यू बजट के बारे में। रेवेन्यू बजट का मतलब है उसके बारे में इसके बजट के चलो कोई नहीं, उसको उसको सिर्फ समझने के लिए देख लो, फिर उसके बाद जो है इससे जो जैसे इंडिया का बजट में अपन जो खास खास बातें हैं ना इसी में ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, है ना। तो बजट के बारे में बात करें तो आपका देखने को मिलता है कि आपको रेवेन्यू बजट देखने को मिलता है। रेवेन्यू बजट के हम बात करें तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू बजट भी, सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होता है और रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर भी होता है, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां होती है और राजस्व व्यय होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू बजट। मतलब यहां से पैसा आ रहा है और यहां पैसा अपन खर्च कर रहे हैं, ठीक। यही क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। नहीं, डे टू डे एक्सपेंस नहीं, हम पूरा ओवरऑल बजट तो पूरा साल भर का बनता है ना, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू की अगर बात करें, है ना, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी टैक्सेबल या टैक्स वाली, और दूसरी कौन कौन सी होती है, नॉन टैक्स वाला, है ना। टैक्स में हम बात करते हैं तो दो प्रकार के टैक्स हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स से जब भी पैसा आएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है ना। अब दो प्रकार के टैक्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आ जाते हैं आपके, जैसे इनकम टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपका कैपिटल टैक्स हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जो सीधा सीधा किसके ऊपर लग रहा है, आपके ऊपर लग रहा है ना। आपकी इतनी इनकम है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। जो सीधा सीधा आपकी जेब से जाएंगे वो क्या हो गए, आपके डायरेक्ट टैक्स हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स में अब तो जीएसटी आ गया है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, आपका टैक्स, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और जो है, जो क्या होते हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज का मतलब, जैसे सरकार क्या कर रही है, सरकार के पीएसयूज हैं, उनसे उनको लाभ हो रहा है ना। महारत्न, नवरत्न, वो सारी कंपनीज अपन ने देखी थी, उनको लाभ मिल रहा है। तो उनका जो लाभ हो, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो उसका पैसा किसकी जेब में जाएगा, सरकार की जेब में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई है, आरबीआई भी हम बैंकों को पैसा दे रहा है, ले रहा है। आरबीआई अपनी कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, उससे भी आरबीआई को क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। वो भी किसकी जेब में जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का ही पैसा है आरबीआई, क्योंकि सरकार के अंडर में काम कर रही है। उसके अलावा हमने मान लीजिए, या भारत की सरकार ने विभिन्न प्रकार के देशों को क्या दे के रखा है, लोन्स दे के रखा है। देश हो गए, राज्य हो गए, है ना। कुछ हम कह सकते हैं कि मान लीजिए उदाहरण के लिए भाई उसने आपके एलआईसी को पैसा दे के रखा हुआ है, किसी संस्था को पैसा दे, तो वहां से जो भी पैसा दे के रखा हुआ है उसको, उससे क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट से भी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है। उसके बाद और क्या है आपके, सरकार विभिन्न प्रकार के क्या लेती है, फीस एंड चार्जेस, है ना। सरकार विभिन्न प्रकार के फीस और चार्जेस लेती है। जैसे आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो वहां पर फीस और चार्जेस आएंगे, ठीक है। आप जो है यूपीएससी का आपने फॉर्म भरा, है ना, आपने एमपीपीएससी का फॉर्म भरा, तो स्टेट की जेब में चले जाएगा। यूपीएससी का आप फॉर्म भर रहे हो तो किसकी जेब में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, है ना। तो वो फीसेस वगैरह जो कहाँ जा रही है, आपके सरकार की जेब में जा रही है। ये क्या टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, ठीक। उसके बाद सरकार क्या करती है, फाइन और पेनल्टीज भी लगाती है, ठीक है ना। तो सरकार जो फाइन और पेनल्टीज वगैरह लगाएगी, ठीक है, वो भी किसकी जेब में जाएगा, आपके सरकार की जेब में जाएगा, है ना। उसके बाद स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम वगैरह सेल करती है। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे हमारे जैसे 4G 5G, ये क्या है, स्पेक्ट्रम्स है ना। 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम्स, इस 4G स्पेक्ट्रम को उन्होंने क्या किया होगा, सेल किया होगा, बेचा होगा। तो इसको देखिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे बैंडविड्थ होती है ना, जैसे भाई 4G है, 5G है, एनजीओ सरकार को फीस देते हैं। ठीक है भाई। आप, है ना, तो आप जिस प्रकार से यूज कर रहे हो नेटवर्क, है ना, तो उसके हिसाब से जो टेलीकॉम कंपनियां वो क्या करेंगी, सरकार को फीस देती है। तो उसकी बेसिकली नीलामी वगैरह की जाती है ना, एक प्रकार से कि भाई इतने
नीलाम वगैरह किया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी वगैरह से पैसा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यहां पर पैसा मिल रहा है ये क्या है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, है ना। ऐसा रिसिप्ट्स जो रेवेन्यू से तो हो रहा है लेकिन कैसा है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया चीजें। अब ये तो हो गए, पैसा आ गया अपने पास। अब पैसा आ गया तो अपन इसको खर्चा भी करेंगे, तभी तो बजट हमारा बनेगा कि ये पैसा आ रहा है, अब इसको अपन क्या करेंगे, खर्चा करेंगे बजट में। रेवेन्यू के हिसाब से अपन इसको बजट करना है। तो जहां जहां पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना, रेवेन्यू के आधार पर, तो वो क्या कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्लान और दूसरा होता है नॉन प्लान। प्लान का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले से ही बजट में प्लान बना के रखा हुआ है, जैसे कि हम जो है एजुकेशन स्कीम्स पे इतना खर्चा करने वाले हैं, हेल्थ स्कीम्स पे इतना खर्चा करने वाले हैं, ये सड़क बनने वाली है, ये डैम बनने वाला है ना, ये हम कह सकते हैं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह लगने वाले हैं, ठीक। उसके बाद जो है विभिन्न हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्कीम लेके आ रहे हैं, है ना, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए स्कीम्स लेके आए, वो सारी चीजें अपन पहले से प्लान करके रखा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जनरली उन चीजों को रखा जाता है, जैसे हम बात करें सैलरी और पेंशन बांटनी है सरकार को, तो सैलरी और पेंशन बांटनी है तो वो कोई प्लान नहीं है, वो तो बांटनी ही बांटनी है आपको, ठीक है। उसके बाद डिफेंस का जो खर्चा होता है वो भी नॉन प्लान में डाल देते हैं। उसके बाद सब्सिडीज वगैरह दी जा रही है वो भी नॉन प्लान में डाल देते हैं। लेकिन 2015 के बाद जब से नीति आयोग आया, है ना, तो उन्होंने कहा प्लांट और नॉन प्लांट खत्म कर दो, बस इसको जो है आप क्या रखो, सारी चीजें प्लांट में ही रखो, क्योंकि ये सारी चीजें भी हम कैसे कर रहे हैं, एक किसी ना किसी प्लान के अंदर तो है ही, है ना, कि भाई पहले से ही आपको पता है कि पेंशन में कितना खर्चा करना है, आपको पहले से पता है कि आपको सैलरी कितनी बांटनी है, आपने पहले से ही सारी चीजें डिसाइड करके रखा है कि सब्सिडी वगैरह कितना देना है। पहले क्या होता था, सब्सिडी वगैरह जो है प्लान नहीं हो रही है, अचानक सरकार का मन हुआ कि भाई हमको सब्सिडी देना चाहिए या सब्सिडी घटा दो बढ़ा दो, माहौल देखा कि किस साइड है माहौल, ठीक है, उस माहौल के हिसाब से सब्सिडी घटा दी बढ़ा दी, इसलिए उसको नॉन प्लान। फिर 2015 में जब नीति आयोग बना तो नीति आयोग ने कहा कि ये प्लान अनप्लान खत्म कर दो, बस इसको क्या डाल दो आप, किसमें डाल दो आप, इसको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दो, है ना। ये प्लान्ड अनप्लान्ड ये जो आप अलग अलग कर रहे हो उसको खत्म कर दो, है ना। तो सारी चीजें अब किस में आ जाती है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। ये भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बड़े आगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल बजट के बारे में, ठीक है ना। कैपिटल बजट की बात करें तो कैपिटल बजट में क्या चीजें हमको देखने को मिलती है, जैसे इसमें क्या होगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक होती है डेप्ट कैपिटल और दूसरी होती है नॉन डेप्ट, है ना। डेप्ट कैपिटल में क्या आ जाएगी, वो सारे कैपिटल्स जो क्या कर रहे हैं, जो इंक्रीज करते हैं गवर्नमेंट की लाइबिलिटी या डेप्ट को, उनको हम क्या कहेंगे, डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। जैसे सरकार ने क्या लिया, उधारी ली, ठीक है, सरकार चाहे विदेश से उधारी ले, भारत से उधारी ले, कहीं से भी उधारी ले, भारत सरकार कहीं से भी उधारी लेगी तो उसका डेप्ट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, उसकी लायबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होती है आपकी नॉन डेप्ट रिसिप्ट। नॉन डेप्ट में क्या होता है कि इसमें आपकी लायबिलिटी, सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी कहना चाहिए कि जो उसका असेट्स हैं वो क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। असेट्स कैसे कम होने लगते हैं, जैसे वो क्या करे, डिस इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, उसने जिसको लोन दे के रखा है वो लोन क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है ना, मतलब प्राइवेट को दे देते हैं, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल पूरा सरकारी है, सरकार ने कहा कि चलो इसको बेच देते हैं, है ना, जियो वालों को, तो सरकार के पास जितना भी पैसा है, मतलब सरकार ने जितना भी पैसा बीएसएनएल पे लगा के रखा है, ठीक है, सरकार ने कहा कि चलो 500 करोड़ में इसको खरीद लो, तो सरकार के पास क्या आ गया, 500 करोड़ आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत बड़ी है ना। उदाहरण के लिए कि उसने 500 करोड़ में मान लीजिए खरीद लिया, ठीक है, तो सरकार के पास अभी तो 500 करोड़ आ गए, लेकिन उसके जो असेट्स हैं वो क्या हो गए, कम हो गए, है ना। हो सकता है बीएसएनएल से उसको हर साल 500 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता हो, लेकिन अब उसने एक बार 500 करोड़ में बेच दिया, ठीक है, अब उसको
अगली बार पैसा नहीं मिलने वाला। उसी तरह से जैसे विभिन्न प्रकार के उसने लोन्स वगैरह बांट के रखे हैं गवर्नमेंट ने, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को बांट के रखा है या किसी और संस्थाओं को, या विदेश के छोटे मोटे जैसे नेपाल भूटान उनको हमने लोन दे के रखा है। अब वो क्या करे, पूरा पैसा हमको वापस कर दें। अब पूरा पैसा अगर हमको वापस कर देंगे, हमारा लोन रिकवर हो जाएगा, तो इंटरेस्ट जो आ रहा था वो इंटरेस्ट बंद हो जाएगा, है ना। तो यहां से पैसा तो आ गया, लेकिन क्या हुआ, हमारा असेट्स में कमी आ गई। ठीक है, जब असेट्स में कमी आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर हो गया ये भी। अब कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर को देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सी चीजें आ रही है, जैसे जहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल असेट्स और फिजिकल असेट्स उसको क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, है ना, उनको बढ़ा रहे हैं। ठीक, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरकार ने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लोन आगे चल के क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा, उससे हमको क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से सरकार क्या करे, लोन, अपने लोन का रीपेमेंट कर दे। सरकार को जो लोन देने हैं, है ना भाई, सरकार ने मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से या IMF से पैसे लेके रखा हुआ है या RBI से पैसे लेकर रखा हुआ है, तो हर साल उसको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट भरना है। तो उसने कहा कि पूरा एक बारी में ले लो, तो उसका क्या हो गया, अब कोई आगे चल के देनदारी नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कर दे, है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे मान लीजिए सरकार ने एक रोड बना दी, उसके ऊपर टोल लगा दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो गया। टोल में से आपको पैसे देने पड़ेंगे और सरकार के इनकम होगी। या फिर सरकार कोई स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, ठीक है, वहां पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो फीस आ रही है वहां से। ठीक, इस प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दे, या कोई हम कह सकते हैं फैक्ट्री खोल ले, कोई हम कह सकते हैं PSU नया बना ले, ठीक, तो वो सब क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, है ना। जहां से क्या हो रहा है, असेट क्रिएशन होता है, वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। तो ये दोनों मिला के आपका क्या बन जाता है, आपका बजट बन जाता है। अब दो चार चीजें और, जैसे हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिशिएट के बारे में। रेवेन्यू डेफिशिएट कब होगा, रेवेन्यू डेफिशिएट कब होगा, डेफिशिएट मतलब घाटा। तो घाटा कब होगा, जब हमारा रेवेन्यू बजट जो है वो क्या हो जाए, रेवेन्यू बजट घाटे का हो जाए। रेवेन्यू बजट घाटे का कब होगा, कि जितना रेवेन्यू हमको नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर जो है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, लगभग अभी अगर हम बात करें, ठीक है, वर्तमान में 2026-27 की बात करें, तो 26-27 में इसको जो है 1.5 GDP के 1 पॉइंट जो भी अपन करते हैं ना, कितना परसेंट रहेगा, तो वो सब GDP के कैलकुलेशन में करते हैं ना, GDP के कंपेयर में करते हैं। तो GDP का 1.5% जो है हमने एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है कि 2026-27 के बजट में जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएट है उसको 1.5 के लगभग हम रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर कैपिटल डेफिशिएट की बात करें, तो कैपिटल डेफिशिएट जो है वो कहीं पे भी बजट में आपको पढ़ने नहीं मिलता है। जब आप बजट पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पढ़ने नहीं मिलता, लेकिन जब हम उसको हम कह सकते हैं कि स्टडी करते हैं या उसको स्टडी करने वाले लोग होते हैं, तो उसको स्टडी के तौर पे इसको देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको कैपिटल डेफिशिएट देखने को नहीं मिलता। वहां पर सिर्फ आपको क्या देखने मिलेगा, रेवेन्यू डेफिशिएट ही देखने को मिलता है। कैपिटल डेफिशिएट क्या हो जाएगा, कि कैपिटल जो कैपिटल रिसिप्ट जो आपका हो रहा है वो क्या हो जाए, कम पड़ जाए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा हो जाए, तभी तो आपको घाटा मिलेगा, है ना। जितनी कमाई नहीं हो रही उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल डेफिशिएट हो जाएगा। कैपिटल डेफिशिएट के बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है ना। एक सेकंड बस, चलिए यहां तक भी क्लियर हो गया, है ना। इसको याद रखिएगा कि 2026-27 का जो बजट है उसके हिसाब से इसको हम 1.5% रखने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाने की फिर भी संभावना कम है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। जैसे जिसको हम बात करते हैं फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट अलग चीज है, ठीक है। फिस्कल डेफिशिएट में क्या हो रहा है,
फिस्कल डेफिशिट क्या कर रहा है? फिस्कल डेफिशिट में क्या हो रहा है कि जब सरकार की उधारी बढ़ने लगे, है ना, सरकार ऐसा बजट बनाए कि उसकी उधारी, उसकी देनदारी क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना, उसकी लायबिलिटीज बढ़े। ठीक है, अब लायबिलिटीज बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? लायबिलिटीज कब बढ़ेगी? कि वो ऐसा बजट बना रही है कि क्या हो रहा है, खर्चा ज्यादा और आमदनी कम, तभी तो उसकी देनदारी बढ़ रही है। और उस आमदनी को जो है, जो खर्चा है, उसको मैनेज करने के लिए वो क्या करेगी? लोन्स वगैरह लेगी, है ना, उधार वगैरह लेगी। तो ये क्या है आपका फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट की अगर हम बात करें, है ना, तो फिस्कल डेफिशिएट को कब से स्टडी करना चालू किया, इसके बारे में बात कब से चालू हो जाती है? वो 1997 से इसके बारे में बात होना चालू हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में जो है चक्रवर्ती समिति, याद रखिएगा, चक्रवर्ती समिति किससे रिलेटेड? आपके फिस्कल डेफिशिएट से संबंधित है। ठीक, उसके बाद जो है फिस्कल डेफिशिएट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है? लगातार सरकारें क्या कर रही है? घाटे का बजट लेकर आ रही है। घाटे का बजट क्यों लेकर आ रही है? क्योंकि वो क्या कर रही है? जरूर से ज्यादा खर्चा कर रही है। सरकारें क्या कर रही है? जरूर से ज्यादा। चक्रवर्ती समिति इस फिस्कल डेफिशिएट को स्टडी करने के लिए बनाई गई थी, है ना, कि फिस्कल डेफिशिएट कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चक्रवर्ती समिति उसके लिए बनाई गई थी, है ना। तो उसमें डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही याद रखना कि 1997 में चक्रवर्ती समिति बनी थी। वो किससे रिलेटेड है? आपके फिस्कल डेफिशिएट से। बहुत टेक्निकल नहीं जाना है अपन को। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, जाना कहां पर है अपन को? एफआरबीएम एक्ट में, है ना। एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया। 2003 के पहले क्या हो रहा है कि सरकारें क्या कर रही है? ज्यादा से ज्यादा लोन ले रही है, ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले रही है। ठीक है, यहां से भी, है ना, वर्ल्ड बैंक से भी, जहां से पैसा मिल जाए, ठीक है, वहां से ले रही है। जैसे अगर हम बात करें, जब भारत आजाद हुआ था तो नेहरू जी की सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगते थे कि हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से कर्जा ना मिलता हो। ठीक है, क्योंकि देश में वैसे ही पैसा नहीं था, देश की हालत खराब थी। तो भाई जहां जहां से हमको पैसा मिला, जहां जहां से हमको लगा कि हम पैसा ले सकते हैं देश को, क्योंकि जैसे हम बात करें उस समय पीएसयू वगैरह बने, सब सरकार ही बना रही थी, है ना। सरकार को सड़क भी बनाने हैं, सरकार को फैक्ट्री भी खोलनी है, सारा काम सरकार को करना है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? देश में वैसी गरीबी है, टैक्स कलेक्शन तो इतना है नहीं कि हम टैक्स कलेक्ट करके देश में निर्माण करें। तो खूब कर्जा लिया गया। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि सरकार में ये सब एक प्रथा चल गई कि भाई घाटे का बजट चालू कर दो और खूब पैसा लेकर, कर्जा लेकर घी पियो, है ना। तो जब भी, खासतौर से जब चुनाव वगैरह का सीजन आने वाला होता है, तो सरकार क्या करती थी? खूब बड़ा बड़ा बजट बनाकर, है ना, वो कर देती थी, खूब पैसे बांट रही है, खूब स्कीम्स वगैरह में पैसे निकाल रही है। उसके कारण क्या होता था? हमारा जो फिस्कल डेफिशिएट है वो बढ़ जाता था। अगली बार अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो कौन देखेगा? आने वाली सरकार देखेगी, उसको चुकाना है। ठीक, लेकिन इससे क्या हो रहा था? हमारा फिस्कल डेफिशिएट लगातार बढ़ते जा रहा था। तो इसके लिए हमने एक एक्ट बनाया। कौन सा? एफआरबीएम एक्ट, है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट 2003 में लेकर आए। इस एक्ट में यह बात की गई कि हम क्या करेंगे? हम फिस्कल डेफिशिएट को लगातार कम करने का प्रयास करेंगे। फिस्कल डेफिशिएट को हम क्या करेंगे? लगातार कम करेंगे। उसके बाद एनके सिंह समिति आई। एनके सिंह समिति ने कहा कि फिस्कल डेफिशिएट तो जो है वो 2.5% होना चाहिए। 2.5% किसका? जीडीपी का, है ना। मैंने बताया ना, ये सारी चीजें किसमें देखते हैं अपन? जीडीपी के कंपेयर में देखते हैं ना, कि जीडीपी का 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था? एनके सिंह समिति ने कहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अभी के लिए, हमारे लिए काम का क्या है? हमारे लिए काम का यह है कि 26-27 में अगर हम बात करें कि 26-27 में हमारा जो फिजिकल डेफिशिएट है वो लगभग 16.96 लाख करोड़ होने वाला है या हो सकता है, ऐसा अभी हमने अनुमान लगाया है बजट में। ठीक है, जो होगा हमारे जीडीपी का 4.3%। ठीक है, पिछले साल की अगर हम बात करें, 25-26 की बात करें, तो 25-26 में ये 4.4% था। तो 0.1%, 0.1% की हम जो है उसको फिस्कल डेफिशिएट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हुआ? फिस्कल डेफिशिएट भी समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिशिएट, है ना, प्राथमिक घाटा, है ना। प्राथमिक घाटा भी जो है एक दो बार एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्राइमरी घाटे में या अगर हम बात करें आपके प्राइमरी डेफिशिएट की अगर हम बात करें, है ना, प्राथमिक घाटा जिसको बोलते हैं, इसमें होता क्या है कि जैसे पिछली बार की सरकार ने खूब खर्चा किया,
है ना, खूब लोन वगैरह लिया, ये वो सब किया। इस बार की जो सरकार बजट बनाएगी उसको तो पिछले बार के जो लोन्स वगैरह है उनके जो इंटरेस्ट वगैरह उसको पे करना है ना, रीपेमेंट्स वगैरह करनी है, वो तो करनी ही पड़ेगी, वो तो अपने बजट में रखना ही पड़ेगा, है ना। हम तो ये नहीं कह सकते कि वो तो पिछली बार की सरकार ने लिया है तो इस बार की सरकार उसमें कुछ नहीं करने वाली। तो इससे अभी वाला जो बजट बनेगा, हो सकता है अभी वाला बजट ठीक ठाक बना हो, लेकिन पिछली बार सरकार ने या पिछली बार के बजट में अगर हमने खूब सारा पैसा ब्याज पे लेकर रखा हुआ है, उसका ब्याज देने के चक्कर में अभी का बजट हमारा बिगड़ रहा है, ठीक। तो इसके चक्कर में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो ज्यादा दिखेगा, है ना, या हम कह सकते हैं हमारा बजट गड़बड़ दिखेगा। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या लेके आते हैं, प्राइमरी डेफिसिट लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पिछली बार के जो हमने लोन्स वगैरह लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट वगैरह लेना है उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें हम क्या करते हैं कि पिछली बार वगैरह जो हमने लोन लिया था उसकी जो हमें इंटरेस्ट देना है, उसका जो हमें ब्याज देना है, उसको उसमें से हम घटा देंगे, है ना। तो पिछली बार की जो गलतियां हैं वो इस बार के बजट से हम घटा देंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अभी हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना है। क्लियर हुआ? ठीक है। 25-26 की अगर हम बात करें तो 25-26 में ये 0.7% रहने की संभावना है ना। एस्टिमेट है, हमने लगाया है बजट में कि 25-26 में 0.7% रहेगा। आने वाले पिछले साल अगर हम बात करें तो ये 0.8 था, है ना। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट कितने रहने की संभावना है, 4.3%। पिछली बार 4.4% था, उससे 0.1% अपन करेंगे। अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना है, जो है 0.7% रहने की संभावना है अभी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ अपना, है ना, चल ही रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है हम कह सकते हैं कायदे से शुरू भी नहीं हुआ, वो तो 1 अप्रैल से चालू होगा अपना, है ना। तो जो होने की संभावना है वो 0.7% है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो है वो 0.8% आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद। हो गया ठीक है ना। इसके बाद अपन टैक्स सिस्टम देख लेंगे बस, है ना। टैक्स सिस्टम देख लेंगे और फिर उसको करंट में जो अभी का बजट है उससे ऐड ऑन कर देंगे कि अभी टैक्स सिस्टम में क्या क्या चीजें आई, तो सिस्टम भी पढ़ लेंगे और जो करंट है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें डेफिशिएट वगैरह मैंने डाल दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और चीज है ना, ये तो शायद पहले वाली स्लाइड में भी था ना, मॉनेटाइज डेफिशिएट, है ना। मॉनेटाइज डेफिशिएट मतलब सरकार अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, यानी जो लोन्स वगैरह लिए उसको पूरा करने के लिए क्या कर रही है, नोट छाप रही है, ठीक है। चलिए तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।